हेलो, नमस्कार बेटा। आज 5 अगस्त को वापस अपनी तीसरी क्लास अपन लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखो बेटा, अपन ने 3 अगस्त को अपन ने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी नंबर सिस्टम पे, संख्या पद्धति पे। उसको कल कंटिन्यू किया था अपन ने। और आज क्या है, 5 अगस्त है। अपन नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक। एक बेटा, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, जब भी आप अब इस वीडियो को अब देखना शुरू करो तो आज से एक रजिस्टर लेकर के आप लोग बैठो अपने पास। एक पेन और एक रजिस्टर, एक नया सा भगवान का नाम लेकर के एक 200 पेज का रजिस्टर खरीद लो। और वो रजिस्टर आप जब वीडियो देखते वक्त आप अपने पास रखो रफ वर्क के लिए, कि जैसे क्योंकि कुछ संवाद अपन लोगों के इस टाइप के होंगे जो आके उसको रफ में करके अपन उसको कर सके। ठीक है बेटा, जल्दी से मैं टॉपिक पे आता हूँ। अभी तक अपन ने लास्ट 2 डेज के अंदर जो बात की, लास्ट 2 डेज में अपन ने बात की है, अपन ने संख्या पद्धति अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने नंबर्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि नंबर्स कितने कितने तरह के होते हैं। वास्तविक संख्या, उसी के रूप में अपन ने फिर अलग अलग परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, दशमलव, ऐसे अलग अलग टाइप की अपने संख्या अपन ने पढ़ी है। कल अपन ने दशमलव भी अपन ने पढ़े थे। दशमलव के जो संख्या है उसके प्रसार, दशमलव प्रसार भी अपन लोगों ने कल पढ़ा था। दशमलव प्रसार, जिसमें अपन लोगों ने शांत, अशांत दशमलव, ये अपन लोगों ने बेटा कल देखा था। संख्या पद्धति में अपन संख्याओं के बारे में जब अपन ने पढ़ना शुरू किया था तो वास्तविक संख्या पढ़ी थी अपन ने। क्या बात की थी, एक शॉर्ट में फिर 5 मिनट के अंदर आपको एक बार रिवाइज करा दूं ताकि अपन इससे लिंक कर पाए। संख्या पद्धति में मीन्स इसको थोड़ा सा कि कमेंट्स में आया था कि सर थोड़ा सा कि इंग्लिश को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें। तो संख्या पद्धति बेटा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में अपन ने संख्याओं की बात की थी। और संख्याएं मैंने 2 तरह की बताई थी, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या मीन्स इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, फिर वास्तविक संख्याओं के अपन ने भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन वास्तविक संख्याओं में अपन ने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये अपन ने बात की थी। और हिंदी में मैंने लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स, और दशमलव प्लस डेसिमल एक्सपांशन जो अपन ने पढ़े थे उसमें शांत और अशांत, 2 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन पढ़े थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 वर्ड्स आप यूज अपन लोगों ने यूज में किए थे, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट यानी शांत, यानी कि जिसका एक विभाजन प्रक्रिया के अंदर एक बार जाने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है, स्टेप से गुजरने के बाद बेटा एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपका जो शेष फल है वो 0 बचता हो, है ना। जैसे कि अपन ने 8 है, 8 को अगर 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, और ये आपका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, ये भागफल आ गया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी अपन, जैसे आपके पास लिखा हुआ 5/2, ये आपने किया बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जिसको और ये क्या कहलाता है, डिवाइजर। और
अभी डिविडेंड का हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो बेटा ये तो डिविडेंड, ये भाजक, ये भागफल, शेषफल। शेषफल मीन्स रिमाइंडर, भागफल मीन्स इसका जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो, और ये भाजक यानी डिवाइजर। यानी 5/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिविडेंड है, और 2 यानी ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो डिवाइजर कहलाता है, और इसका मतलब इसका 5 में आपको 2 का भाग देना है। और जैसे इसका मतलब क्या था, ये लिखा हुआ था समझ लीजिए 8/2, 8/2, यानी 8 तो क्या डिविडेंड हो गया इसका, 2 क्या हो गया आपके पास इसका भाजक हो गया, और या इसको इसका डिवाइजर बोल सकते हैं अपन इसको। और 8 में 2 का भाग दिया तो आपके पास क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो यानी ये इसका भागफल हो गया जिसको कोशेट बोल देते हैं अपन। और जब ये शेष फल में यानी क्या बच रहा है, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी शेष फल में आपके पास 0 बच रहा है, जिसको कि आप रिमाइंडर बोल देते हैं। ये कोई एक ये भाग की प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं। ठीक। अब जैसे कल अपन ने दशमलव प्रसार के अंदर शांत और अशांत की बात की थी, तो देखो 8 को आपने 2 से भाग दिया, ये 4 बार गया, रिमाइंडर शेष मतलब जो 0 बच रहा है, यानी भाग यहाँ पर खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया यानी शांत हो गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो गया है, यानी ये चीज़ खत्म हो गई है एक तरीके से। और कल फिर अपन ने बात की थी कि 2 अलग अलग तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, 3.33, यानी ये चीज़ रिपीट ही होती जा रही है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही है, यानी अशांत है ये, इसलिए इसको क्या बोलते थे, इस टाइप की सिचुएशन अगर भागफल के अंदर इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, इस टाइप की स्थिति आ जाए, तो अपन उसको क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव एक्सपांशन अपन बोल रहे थे। इन अशांत के अंदर भी अपन ने 2 तरह की चीजें पढ़ी थी, कि एक तो सेम ही डिजिट रिपीट हो रही हो, या एक डिजिट्स का बंच रिपीट हो रहा हो, है ना। इसको अब ये रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव, यानी कि एक, और बंच रिपीट हो रहा हो, जैसे कि आपके पास यूं आ जाए 3.147, 147, 147, मतलब इस टाइप से ये रिपीट हो रहा है, यानी ये एक बंच है, ये पूरा का पूरा बार बार रिपीट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी वही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अपन इसको बोलते हैं। जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उसको अपन लोगों ने क्या लिखना सीखा था, जैसे 3 पॉइंट, अगर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 बार हो गया, यानी बार जिस डिजिट के ऊपर, जिस अंक के ऊपर बार लग जाता है, तो इसका मतलब क्या होती है कि वो डिजिट बार बार वही आ रही है। अब जैसे यहाँ पे 147, ये पूरा बंच, ये पूरा पैकेट रिपीट हो रहा है, यानी तो 3.147, ये अपने इसको इस टाइप से अपन इसको शो कर देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे 3.5, 7, 3, 3, 3, 3, अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो इस सिचुएशन में इसको कैसे टाइप 3.57, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, केवल 3 हो रहा है, तो केवल 3 पे बार लगेगा, क्यों नहीं 5, 7 पे भी अपन बार लगा दें, केवल किसके ऊपर लगेगा, 3 के ऊपर बार लगेगा। ये कल चीजें अपन ने डिस्कस की। बेटा ये जो बोर्ड वर्क जो मैं कर रहा हूँ, रजिस्टर में जो आप उतारो, इसको नोट्स की फॉर्म में मत उतारो। रजिस्टर जो मैं आपको लेकर के बैठने की कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया आप लोगों से, है ना, और क्वेश्चन पुटअप किया तो डेफिनेटली कि आप तो मेरे को अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या रिप्लाई नहीं कर पाओगे, तो कम से कम आप उस रजिस्टर में क्या सर नहीं, तो ताकि आप अपनी दिमाग मेरे साथ साथ चला सको कि उस जगह, और फिर आप जब मैं यहाँ पे आंसर करूँ उस चीज़ का, तो आपको ये यार आपका अपने आप चेक कर लें कि हाँ यार ये अपन लोगों ने सही किया या गलत किया, उस चीज़ को एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही करूंगा, बट ताकि उससे आप भी बिजी रहोगे, और आपको भी लगेगा कि नहीं कोई भाषण सा चल रहा है, ऐसा नहीं, और आप भी प्रैक्टिस में धीरे धीरे अपने को ये आदत में आ जाएगा कि भाई हाँ, जैसे कि अपन क्लास में बैठते हैं कहीं 1 to 1 जैसे बैठ के ट्यूशन पढ़ते हैं, तो हाँ बिल्कुल सर ने काम दिया है, ये करा सर ये हो गया, मतलब बिल्कुल मतलब अपने को नेचुरल तरीके से अपन उस चीज़ को देखेंगे। और रही बात ये बोर्ड वर्क की, कि अब जैसे मैंने इसको इस टाइप से अनशन टाइप से भर दिया है कि कहाँ क्या, अब इसमें निश्चय कि जो बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहा था, तो उसको तो मालूम है कि सर ने किस चीज के बाद क्या लिखा है, कोई देर जरा सा भी पलक झपके कुछ 5-7 सेकंड का भी इधर से इधर हो जाता है, तो देखो यार यार ये तो क्या हो गया, कोई किस जगह क्या लिखा था एक्चुअली। ये अभी मेरा जान पूछ करके वे ऑफ टीचिंग है कि बस केवल आपको एक बार बोर्ड पे नजर, बोर्ड पे आपकी नजरें गड़ी रहें, मतलब उस आदत में डालने के लिए कि भाई कुछ छूट नहीं जाए या कुछ चीज़ नहीं तो अपने को पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। बाद में आप नोट्स की बिल्कुल परवाह मत करो, ये मैं जो रजिस्टर वर्क कर रहा हूँ आपको नोट्स
बनवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल मैथ्स में कुछ नोट्स होते ही नहीं, आपको नहीं बनाने, जो बनाने वो मुझे बनाने, आपको नहीं बनाने बेटा। वो सब कुछ मैं जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, जब अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह सारे ले लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अपने इस एग्जाम के अंदर जिस जिस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे टाइप की क्वेश्चंस को अपन जब डिस्कस कर लेंगे, उस डिस्कशन के बाद एक फाइनल जो टच अपन करेंगे कि हाँ भाई कि बेटा अब ये बंच नंबर सिस्टम का जो ये बंच आपके पास ये इसको ये वो नोट्स की फॉर्म में मैं कैसे तैयार कराऊंगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। केवल अभी आपको नंबर सिस्टम समझ लो कि अपन एक रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो नोट्स वगैरह के भी आप बिल्कुल दिमाग से अपने हेडेक बिल्कुल मत पालिए, आप तो केवल सीखना है कि ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको नोट्स बना करके दूं। क्योंकि एक जो सिस्टम जो आप कहते हो कि हाँ बिल्कुल एक, हाँ सर एक फ्लो चार्ट टाइप से कि भाई एक नंबर सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये वास्तविक हो गई, ये काल्पनिक हो गई, ये ऐसे, ये आपको दुनिया भर की बुक्स पढ़ी हुई है, उनमें प्रिंटेड सब कुछ मिल जाएगा। भाई नोट्स भी क्या होता है, जो डेफिनेशंस वगैरह जो अपन जो डिस्कस जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो लिखी हुई आती हैं, तो वो तो निश्चित है कि अपन मार्केट में गए और कोई भी बुक ले आए तो भाई हाँ भाई नंबर सिस्टम के इसके टॉपिक्स के हेडिंग्स है क्या है, ये क्या क्या, वो नोट्स तो वो नोट्स ही तो है, और क्या होता है। तो अपने नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा कि जब ये पूरे चैप्टर्स को अपन बहुत ढंग से अपने जहन में उतार लेंगे, उतारने के बाद जब अपन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद भाई कि हाँ एक भाई रिवीजन के हिसाब से चाहिए कि इन फ्यूचर कभी भी अपन उठाएं तो अपने को देखेगा नंबर सिस्टम में अपने को क्या क्या पढ़ के जाना है या क्या क्या पढ़ना है, तो वो बेटा मैं अपने आपको बनाऊंगा, आपको बना करके फिर अपन शेयर कर लेंगे। जैसे कि आजकल के जो ये आधुनिक जमाने के अंदर ये प्लेटफॉर्म अलग अलग चल रहे हैं, टेलीग्राम टेलीग्राम वगैरह, क्योंकि बेटा मैं तो बहुत सिंपल ये क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो ही मैंने जो बनाया था वो परसों बनाया था, आज थर्ड है, तो मेरे को ज़्यादा इसको यूज़ करना नहीं आता, बाद में ये हैंडी हो जाएगा जबकि जब बात है, ठीक है तुमको तो केवल इसलिए केवल मैथ्स पढ़ो अभी, और जो नोट्स वगैरह की जिम्मेदारी वो सारी मेरे पे छोड़ दो, तुमको तो केवल रजिस्टर लेके बैठना कि करने जाना, जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो तुमको मिलता है तो उस दिन फिर कहना कि हाँ यार सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि है ना बेटा। तो बिल्कुल दिमाग से इसे मत निकालो कि यार ये सर ने फटाक से मिटा दिया, ये तो मैं उतार ही नहीं पाया, उतारना ही नहीं है करके, आप तो रफ बिल्कुल जैसे मैं कचरा काम करता हूँ ना, बिल्कुल ये सब मेरे लिए ये कचरा है, ये कि इस कोने में लिख दिया, उस कोने में लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ठीक है, तुम भी अपना रजिस्टर जो है ना कोई उठा के देखे तो किसी के समझ में ही नहीं आए, मतलब इस टाइप से, मतलब कहने का मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस, अपने को मैथ्स को सीखना है ऐसे, उसके बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से कि जो किसके जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो इसलिए कोई दिमाग में बौद्धिशन लेके मत बैठो, क्योंकि जरा दिमाग में वजन लेके बैठोगे तो ये चीज़ पकड़ में नहीं आएगी बेटा, है ना। तो एक बार इस चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरे को समर्पित कर दो, विश्वास रखो अगर मैंने स्टार्ट किया है तो इसको खत्म भी मैं ही करूँ, ठीक है। डन, तो अपन इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो बेटा कल अपन ने ये 2 दिन में लास्ट 2 डेज में इस टाइप से अपन इस चीज़ों को डिस्कस किया था। आज अपन इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत करते हैं अपन घातांक नियम। जो घातांक नियम एक शब्द सुना अब, क्योंकि सिलेबस के अंदर हर चीज़ का एक टॉपिक अलग से तो वो लिख लिख के देगा नहीं, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसने नंबर सिस्टम दे दिया तो नंबर सिस्टम यानी नंबरों के जो नंबर जिन जिन चीज़ों में खेल सकता है, जो जो नंबरों का दायरा है, जो जितना एक्सपेंड हो सकता है, उन सारी चीज़ों को अपन टच करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अपन ये बात करते हैं कि आज घातांक नियम की। घातांक नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस अपन इनको जनरली इंग्लिश में बोलते हैं, पर घातांक नियम टॉपिक तो लिख दिया अपन लोगों ने, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इस सीरीज से चलते चलते अपन किस पे आ रहे हैं, घातांक नियम पर। मैंने फिर बोल दिया आपको नोट्स के फॉर्म में मत लिखना है इसको, कोई मतलब नहीं है, इससे बहुत बढ़िया तरीके से बना के दूंगा तुमको, इसलिए इन चीजों की चिंता मत करो आप लोग। आप तो समझो घातांक नियम बेटा, घातांक शब्द सुना तो है आप लोगों ने, घातांक शब्द सुना तो है कि हाँ सर घात, हाँ सर घात, भाई घातांक यानी अंकों की घात, ठीक है, अंक अंक तो यही है, ठीक है। आपने लिख दिया ये 3, और यहाँ सर ऊपर की तरफ कुछ लिख देते हैं, ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर कुछ नंबर लिख देते हैं, तो मतलब उसको अपन कहते हैं घात, है ना बेटा, ये कहते हैं अपन। तो कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ है
इसको कैसे पढ़ते हैं अपन हिंदी के अंदर, कैसे पढ़ते हैं? 3 की घात 2। क्या पढ़ेंगे इसको? 3 की घात 2 और या 3 raised to 2 यानी 3 की घात 2। ऐसे ही नंबर लिखे हुए देखे होंगे आपने। और कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, जैसे वो किसी भी टॉपिक की हो, जब कैलकुलेशंस पे अपन आते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक, इसमें अब एक सिंपल सी बात है कि इसको क्योंकि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए कि अंक तो क्या, थोड़ा सा तुम्हारा बीजगणित के दर निकालने के लिए इसको मैं इस रूप में लिख दूं कि बेटा a की घात m। बात तो वही है भाई, 3 की जगह मैंने बेटा a लिख रखा है, 2 की जगह m लिख रखा है, रूप तो वही है ना ये। और ये इस चीज में कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई, रूप तो वही है। बस यही चीज अपने को पहचाननी होती है। तो ये ए की जगह समझ लो, जब ए का मान मेरे को बोल दिया कि a बराबर 3 है तो 3 लिख दिया, और m बराबर 2 है तो इसी रूप में बिल्कुल ऐसे कि ऐसे इसने लिख दिया कि भाई ऊपर लिखना। तो अपने देसी तरीके से सोचते हैं कि भाई ऊपर लिखना तो ऊपर, सर यहाँ लिख देते तो यहाँ बोल देते अपन। पर नियम में चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि भाई घात को हमेशा इसके ऊपर के वाले कोने पे, अगर घात को अगर नीचे के कोने पे लिखी हुई कभी किसी जमाने में ट्रेंड शुरू हो जाता, जब मैथमेटिशियन ने किसी ने दिया था तो अपन ऐसे लिखते, तो उससे इन चीजों से कोई फर्क नहीं। अब इस रूप में दुनिया ने इसको पढ़ रही है तो अपन भी इसी को इसी रूप में पढ़ेंगे। तो बेटा अब इसके अंदर जिसके ऊपर घात लगी होती है इसको अपन क्या कहते हैं? आधार। क्या बोला जाता है इसको? आधार या बेस। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? घात, पावर। कुछ लोगों ने लिखा था कि बेटा सर ये छोटे लिखते हैं, तो बेटा क्या वो आदत में है, फिर भी इसको मैं थोड़ा ऐसा करूंगा कि ताकि आप लोगों को ढंग से विजिबिलिटी आपकी बनी रहे, ऐसा कोशिश करूंगा मैं। तो बेटा ये चीज क्या कहलाती है? आधार कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो जैसे ये मैंने लिखा तो इसमें आधार कितना हो गया? आधार 3 हो गया और सर घात 2 हो गई। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चीज भी तो आनी चाहिए कि सर ये जो घात होगी वो हमेशा ऐसी धनात्मक ही होगी क्या? या जो आधार है, आधार हमेशा धनात्मक ही होगा क्या? आ सकती है ना? अगर a का मान मैं -2 लिख दूं, अगर यदि बेटा a बराबर मैं -2 लिख दूं और m बराबर -3 लिख दूं, भाई मान है कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एक कंसेप्ट आप हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए बेटा कि जब आधार और जो घात होती है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या बोला मैंने? आधार और घात कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब जिसने मेरे इन शब्दों पे जोर दिया होगा, चाहूं तो मैं इसको अपना समय इसमें लगावें कि भैया कि ये लिखें कि भाई आधार और घात हमेशा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखना जो ये मैंने वर्ड बोला है, चलो क्यों शुरुआत है तुम लोगों की, तो मैं लिखता हूं कि ताकि तुमको मेरे से कनेक्ट कर पाओ कि भाई सर का वे ऑफ टीचिंग क्यों क्यों सर बार बार कहते हैं कि शब्दों पे ध्यान दिया करो, शब्दों पे ध्यान दिया करो। मैं क्या लिख रहा हूं? आधार व घात मीन्स किसी भी घातांक पद्धति के अंदर किसी भी कोई बेस और जो पावर होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जिसने वास्तविक संख्या की परिभाषा को मेरे से ढंग से सुना होगा या फर्स्ट क्लास में बेटा जिसने ढंग से इस चीज को समझा होगा, तो उसके दिमाग में अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से मेरे को एक भी एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं बाय द वे इस टाइप से चीजें लिख दूं कि -2 की घात 3 या 2 की घात -3 या 2 की घात 1/2 या -5 की घात 1/2 या
3/4 की घात 1/2, मतलब अलग अलग रूप आ रहे हैं ना भाई। सब में क्या है, ये इसका आधार है और ये इसकी घात है। ये आधार है, ये 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 घात है। आप देखिए क्यों। अब जिसको ये क्लियर है तो उसको ये सोचने की जरूरत है कि यार इसको ये घातांक के रूप में ये लिखा हुआ ये सही है या गलत है, इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनके रिजल्ट क्या आएंगे वो बहुत बाद की बात है। पहले अपने को कुछ तो खुद को तो क्लियर हो कि अगर ये घातांक रूप में लिखे हो तो इनका सॉल्यूशन अपन किस टाइप से निकालेंगे। तो पहले चीज को उसका पहचानना। तो कहने का मतलब एक तो यह है कि अगर जब तक अपने को वास्तविक, अब मैंने ये वास्तविक संख्या हो सकती है ये वर्ड बोल दिया, या वास्तविक संख्या होती है, सॉरी शक्ति को आप कर लो, ये होती है। तो बेटा जब मैंने ये चीज बोल दी तो इसका मतलब आपके दिमाग में कौन सी, सर ने वास्तविक संख्या क्या बताई थी। यार वास्तविक में तो क्या होता है कि वास्तविक में तो बटे वाली संख्या भी आ जाती है, वो माइनस वाली भी आ जाती है, वो प्लस वाली भी आ जाती है, वो वर्गमूल वाली भी आ जाती है। तो इसका मतलब कि इस रूप में कुछ तो, यानी ये सब घातांक के नियम को यूं बता रहे हैं। क्योंकि अगर बाई मैं यूं लिखता हूं, कई मैं यूं नहीं करा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, मैं कह रहा हूं मेरे एक बच्चे को भी अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो मेरा फर्ज होता है इस चीज को यहाँ पे बता। अगर जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा अच्छा ऐसे ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है, अब तुम सोचोगे अरे यार ये √2 लिख दिया, √2 के ऊपर भी घात आधार ई, ये तो आपका दिमाग कहाँ चला गया वापस। सर ने क्या बोला है कि जो आधार और जो घात है वो भी कोई भी वास्तविक संख्या होती है। तो √2 क्या वास्तविक संख्या तो है ना, अरे अपरिमेय संख्या है, अरे अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक होती है। अब मैंने जो ये शब्द रिपीट किया, अब वास्तव तो अगर जिसने फर्स्ट डे की क्लास को अपने ढंग से देखा होगा तो बेटा क्या आएगा कि वास्तविक संख्या, तो आपका एक बार वापस मन में रिवीजन हो गया, अच्छा ये √2 हाँ ये तो अपरिमेय रूप है और ये अपरिमेय रूप वास्तविक संख्या होती है। ये चीजें आपके, क्यों अपने पास समय बहुत है, बहुत है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है कि मतलब कि यार ये बहुत टाइम है, अगर ढंग से करो तो मतलब मैथ्स तुम्हारे एग्जाम में उस दिन टपकने लगेगी। वो बाकी ईश्वर की इच्छा है कि कैसे क्या होगा, परंतु निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से, तो ताकि आपको तो कहने का मतलब मन में एक वापस हाँ यार ये √2, अरे यार √2 तो, अरे हाँ यार √2 तो क्या था, √2 तो अपरिमेय संख्या थी, इरेशनल नंबर था, पर इरेशनल नंबर तो वास्तविक होता है। इसका मतलब ये इतनी सी चीज जिसने दिमाग में बिठा ली, पर इतनी सी चीज बिठाने के बाद वो घातांक रूप को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेगा। अगर इतनी सी चीज दिमाग में बिठा ली फिर उसके पास ऐसे कुछ भी हो वो आराम से आंसर कर देगा। पर उसके लिए क्लियर क्या होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये और उसके लिए निश्चित है कि बेटा तो मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में थोड़ी सी, मतलब कि अपन मेहनत का काम करते हैं ना तो थोड़ा सा जोर लगता है, अजीब सा लगता है, परंतु जब आप एक बार रास्ता बना लोगे तो आप खुद ही सर पर दौड़ने लग जाओगे। तो ये चीज जो मैंने बात की ये पकड़ में आई है आप लोगों के। अब ठीक है, तो बेटा यार मैं ऐसा करूं क्या, ये संभव है क्या, √-5 की घात 3। अगर बेटा बहुत डेप्थ में जाते हैं, क्यों ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई है आपके फर्स्ट ग्रेड में जिस लेवल का चीज आ सकती है उसकी बात की है। अगर ये चीज रखते हैं तो यानी ये जो यूनिवर्सल डेफिनेशन जो अपन बना रहे हैं ये केवल किसके लिए, आपके फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस है उसके में कि आपका जो लेवल रहने वाला वो इतनी सी बात है। नहीं तो अब जैसे ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, कोई काल्पनिक संख्या हो गई बेटा अंदर,
और उसकी घात 3। मैंने शब्द क्या बोल दिए थे इधर, तो ये तो वास्तविक संख्या होती है, होना चाहिए आधार। यहाँ पे तो आधार क्या आ रहा है, काल्पनिक संख्या आ रहा है ना, काल्पनिक संख्या है मैम, कि जिसके अंडर, अब मैं वर्ड बार बार काल्पनिक बोल रहा हूँ तो क्योंकि उस दिन काल्पनिक के ऊपर जो अपने फर्स्ट क्लास के अंदर जो बात हुई थी, ये बस एक एग्जांपल देके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अपने उसके अंदर है ही नहीं, कोर्स के अंदर इतना ज्यादा उसके अंदर कोई क्वेश्चन पे खास तक पूछा नहीं गया उससे काल्पनिक संख्याओं से रिलेटेड उतना, तो उस हिसाब से मैंने कह के छोड़ दिया। परंतु वापस एक बार रिवीजन कर देते हैं अपन उस चीज को, कि जिनके अंडर रूट में माइनस आ जाए, ये अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो जिनके अंडर रूट में माइनस आ जाए वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। और अपन ने उस दिन बात की थी, क्या बात की थी, कि जैसे ये अंडर रूट -5 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 गुणा √-1। और √-1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। एक शब्द लिखा था मैंने, आयोटा, आयोटा, ये अपन ने शब्द लिखा था। तो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता था, √5 आयोटा। और ये भी मैंने कहा था कि जिस भी संख्या के साथ आयोटा लग जाए वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो ये एक काल्पनिक पार्ट है। तो संभव है बेटा, क्योंकि 5 आयोटा की घात 3, ये क्या बन गया, वैसे तो फिर ये क्या बन गया, 5 आयोटा की घात 3 बन गया, फिर इसका सॉल्यूशन निकलता, पर वो आपके लेवल की बात नहीं है, इसलिए अब मैं उस दर्जा में तो अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। पर आपको तो ये ध्यान रखना है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि मतलब अपने पेपर के स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बट अपने पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी अपने को तो वास्तविक संख्याओं की घातों इनके बारे में अपने को जानकारी हासिल करनी। चीज क्लियर है ये, ठीक। ठीक है, अब चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। जैसे लिख दिया बेटा 5 की घात 3, इसका मतलब समझते हैं अपन, ये आधार, इसकी घात 3 है, ये आधार है और ये घात है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी घात होती ना, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, घात, और ये क्या आपका आधार, यानी बेस, ये बेस है और ये पावर है। अब ये क्या 5⁻³ है, यानी 5 की घात 3 है, 5⁻³ है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जितनी घात होती है ना, उतनी बार जो आधार है वो आपस में गुणा हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, यानी इसका अगर मैं प्रसार लिखूं, इसका एक्सपांशन लिखूं, तो ये 5 की घात 3 को प्रसार रूप में अगर अपन लिखेंगे इसको, तो क्या इसका मीनिंग क्या निकलता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मीनिंग क्या निकलता है बेटा, 5 गुणा 5 गुणा 5। ये अगर यहाँ पे घात 5 होती तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिखते अपन। अगर यही घात, अगर इसकी 5 की घात 5 होती तो अपन उसको क्या लिखते, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 बार। कितनी बात समझ में आई, यानी इनका प्रसार, घातों का प्रसार कैसे लिखा जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब मैं कहूं कि इसका मान बताओ, 5 की घात 3 है, आया था सवाल कि भाई 5 की घात 3, इसको हल करो। अब 5 की घात 3 है बेटा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया फटाक से, आपने उत्तर क्या दे दिया, रजिस्टर में लिखो क्या है उत्तर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब ईमानदारी से अपने आप को ही चेक कर लेना, कुछ लोगों ने 15 लिखा क्या, अपने आप को चेक कर लो, कुछ लोगों ने 15 लिखा हो, क्यों होता है, अपन जल्द, ऐसा नहीं कि अपने को आता नहीं, गुणा करना आता नहीं है, पर अपन देखा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 5 5 10 5 15, ये लिख देते हैं। लिखा होगा कुछ लोगों ने, और नहीं लिखा तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये चीज ध्यान, क्यों जल्दबाजी में क्या करते हैं,
बस वो कैलकुलेशन में कहीं ये पार्ट आ गया, भाई किसी भी चीज की वहां पे कैलकुलेशन करने आए, कैलकुलेशन में ये वाली सिचुएशन आ गई और वहां पे क्या 5 × 5 × 5, तो आपने जल्दबाजी में क्या रख दिया 15 रख दिया कि 5 10 15, क्योंकि जनरली होता है ऐसा नहीं कि आपने वो गुणा करना नहीं आता, 5 का पढ़ा नहीं आता, पर जनरली होता है वो 15 रख दिया और 15 के हिसाब से फिर आगे की कैलकुलेशन की स्टेप्स चलती चली जाती हैं और क्या होता है आंसर गलत, फिर देखते हैं कि चारों ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब बेटा कहना 5 को पहले 5 से गुणा किया, तो 5 5 को गुणा किया तो कितना हो जाएगा 25, फिर इन दोनों का रिजल्ट भी तो इससे गुणा हो रहा है भाई, इन दोनों का गुणनफल 25 आया, फिर इसका रिजल्ट इससे गुणा हो रहा है, तो यानी 25 × 5 क्या हो जाएगा 125। मैं ये नहीं कह रहा आपको आता नहीं था या आता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि गलतियां होने के चांसेस क्या होते हैं, अपन फिर घर आके देखते हैं यार इतना सरल क्वेश्चन था ये आंसर क्यों नहीं मिला, पर क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं कि उसकी कैलकुलेशन में एक जगह कोई इस टाइप की भी आई थी कि जहां अपन जल्दबाजी में अपन ने उस चीज को कर दिया। तो बेटा कहने का मतलब ये कि कंसंट्रेशन क्वेश्चन को करते वक्त भी क्या चीज है, क्या सिचुएशन है, कि भाई मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन तरीके से 5 × 5 यानी 25, 25 पंजे 125, ऐसे ही है भाई 25, 25 पंजे 125, तो ये बेटा आपको ध्यान रखना। अब आप ये 4 चीजें लिख दी मैंने, 7 की घात 3, 2 की घात 3, 8 की घात 4 और 9 की घात 4। फटाफट अपने रजिस्टर में इनको लिखो और इसकी कैलकुलेशन करनी है। अभी नहीं हो पाए क्यों, मैं तो कुछ सेकंड्स का ही टाइम दूंगा, पर जैसे ही अपना वीडियो खत्म होने के बाद करना कि हाँ भाई कि यार घातों का प्रसार का अपन, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए क्या भाई, ये आप 4 चीजें इसको रजिस्टर में जरूर उतार, जो कह दिया वो कह दिया कि अपने को इसको रजिस्टर में उतार लेना कि आपकी मर्जी है जब अपने को कि यहाँ पे घातों का प्रसार किया, अपने ये 4 चीजें अपने को करके रखनी। अभी केवल अपन धनात्मक घातों की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, अभी केवल अपन धनात्मक घातों की बात करें। भाई बात में लोगों ने कर ली होगी, ठीक है 7 × 7 × 7 ये, बस मेरा उद्देश्य ये है कि ये प्रसार करवाने का कि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए कि गलती से भी ये गलती नहीं हो कि 5 × 5 × जैसे 15 या 7 × 7 × 7 यानी 21 लिख दे, वो 729 ही आना चाहिए, या 2 × 2 यानी अपन 6 लिख दें, ये 8 ही होना चाहिए। मतलब ये चीज आपके जहन में घुस जानी चाहिए कि अपने को इस टाइप की गलतियां होने के चांस होते हैं, तो ये गलती वहां पर एग्जाम में अपने को नहीं करनी, अपनी कैलकुलेशन, और अपने पास इतना टाइम है, बहुत टाइम है, तो अपन ये प्रैक्टिस में ये सब चीजें धीरे 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 जाएंगी तो आपके वैसे ही दूर हो जाएंगी। बट अपने को ध्यान के रखने वाली बात है बेटा, अपने को ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। सब ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो बेटा इसका आधार क्या है, ये तो आधार हो गया, और ये क्या हो गई बेटा इसकी घात हो गई। ठीक, आधार किस रूप में, बटे के रूप में यानी परिमेय रूप में है, और परिमेय क्या होती है वास्तविक होती है। एक बार अपने मन में वापस अपने रिपीट कर लिया अपने कंसेप्ट को, तो क्या दिक्कत आ गई, कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है इसके अंदर, तो यानी परिमेय संख्या है और ये घात 3। ठीक है, इसका वही एक्सपेंशन अगर अपन देखें तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 3 बार है इसलिए 3 बार, बस अंश अंश को आपस में गुणा कर लो, 1 × 1 × 1, तो क्या होगा 1 ही रहेगा, और हर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 उत्तर आ गया। ये अपने को कैलकुलेशन करने का वे रहने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब बेटा जैसे अपन बात करते हैं
एक नियम लिखता हूं मैं। ये तो समान, अब कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 आ गया, यानी घातांक रूप में जो लिखे हुए हैं और उसके वो भी आपस में गुणा हो रहे हैं, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 आ गया। तो तरीका क्या हो गया, वही आधार 2 है, इसका घात 3 है, आधार 2 है, घात 2 है, इसके लिए क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका हिसाब किताब कंप्लीट हुआ ना, कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते मैथ्स के अंदर, जो कह रहा है उसका कहना मानते जाओ। इसने कहा 2 की घात 3 है, कहना कैसे मानना है भाई, 2 की घात 3 है तो अपना नियम क्या कहता है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, ठीक है लिख दिया। फिर कह रहा है, ये मैंने देखो ब्रैकेट वगैरह इन सब का बहुत महत्व है इन चीजों में, ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसका हिसाब किताब पूरा किताब ये वाला गुना चाहिए ना मेरे को, तो मैंने ये वाला गुना, फिर ये, अरे ये टकरा गया, अरे 2 की घात 2 आ गया, ठीक है घात का नियम अपने को मालूम है, इसका प्रसार कैसे करते हैं, तो आपने 2 गुणा 2 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, अब एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से ये गुणा हो रहा है, तो संख्याओं पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और अपन ने उत्तर क्या लिख दिया, 32। ठीक है बेटा, पर ऐसे फैला फैला के लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो एक नियम पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, उस नियम के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा अपन लोगों का, ठीक है। चलो पहला नियम, मैंने क्या लिखा बेटा, A की घात m गुणा A की घात n, ये लिखा, तो इसका रिजल्ट A की घात m प्लस n होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, A की घात m प्लस n होगा। ये नियम बोल दिया तो नियम तो मानने पड़ते हैं ना अपने को, तो इसका मतलब इसको दिमाग में बिठा लेना, ये रूप, और ये आप लोगों को रटा हुआ भी है, आता भी होगा कि A की घात m इंटू A की घात n बराबर A की घात m प्लस n होता है। इसमें एक बारीक चीज क्या है, पर ये कब होता है, जब आधार समान होने चाहिए। आधार क्या होने चाहिए, समान, यहां पे आधार कितना बेटा a, यहां पे भी आधार कितना है a, घात कितनी है m और घात कितनी है n, ये तभी संभव है जब आधार समान, तब ये संभव है। मेरी बात समझ में आ गई, इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, तो आप क्या चेक करोगे, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, m की जगह 3 लिखा हुआ है, n की जगह 2 लिखा हुआ है, नियम अपने को मालूम था, अरे यार ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा रूप दिख रहा है, a की जगह 2 है, m की जगह 3 है, गुणा की जगह गुणा है, a की जगह 2 है, n की जगह 2 है, बराबर की जगह बराबर है, तो a की जगह अपन क्या लिख दें भाई, 2 है तो 2 ही लिखे अपन, और m की जगह 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये लगा दिया, दो ये n, ये 2 है 2 हो गया, तो अब 2 और 3 तो जोड़ना आता ही है अपने को, भाई जुड़ रहा है तो छोटा कर देता अपने, क्या ये इसकी जगह अपने कुछ किया क्या। मैथ्स में क्या होता है बेटा, एक स्टेप लिखता अपने आप अगली स्टेप, कि अब आप जैसे आपकी ये सिचुएशन थी, अगली स्टेप आप अपने आप ही एक लाइन लिख दोगे, यार 3 और 2 तो 5 होता है ना, फिर 5 लिखो ना, ये आपने लिख दिया 2, तो ये बात समझ, तो यानी ये रूल कब लागू होगा, जब आपके आधार समान हो, मैं क्या बार बार शब्द बोल रहा हूं, आधार समान, तब ये रूल लागू। अब बेटा अगर घाते कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे m थी यहाँ पे n थी, अब मुझे एक बात बताओ,
वो घातें समान हो, जैसे मैं यूं लिख दूं a की घात m गुणा a की घात m, तब भी लागू हो गए क्या ये? भाई आधार तो समान है पर ये तो घातें ही समान आ गई, तब भी लागू होगा क्या? ठीक है, उत्तर आप लोगों के पास है, सबने अपने अपने दिमाग में मेमोरी में फीड कर दिया कि हाँ भाई ये होगा, तो बेटा होगा। किसी के भी 1% भी कंफ्यूजन है क्यों? अरे आधार समान है, मैं इसलिए मैं बार बार मेरे शब्दों पे क्या जोर दे रहा था कि आधार समान हो। मैंने घातों का वर्ड भी कुछ बोला था क्या? कोई एक शब्द ही बोला था कि घात के बारे में, इसका मतलब घात कुछ भी हो। अब कुछ भी भाई मेरे केवल आधार समान होना, इस नियम के लिए जरूरी क्या है? केवल आधार समान होना जरूरी है, और मैं घात के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो अब आपको धीरे धीरे मेरे सांचे में ढल जाना चाहिए कि यानी जो जरूरी होगा सर सर बिल्कुल बोल देंगे, और सर ने नहीं बोला है तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाना चाहिए, इसका मतलब घातें कुछ भी हो, बस आधार समान होना चाहिए, और घातें कुछ भी हो तो वो आपस में जुड़नी ही जुड़नी है। अभी समान कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्या दिक्कत है बेटा? ए एम प्लस एम क्या लिख देंगे? ए की घात 2m लिख देंगे। भाई सिंपल सी बात है, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, वही आधार समान है, m की जगह क्या दे रखा? 3 3 दे रखा, तो क्या लिख देंगे? 2 की घात 3 प्लस 3 यानी 2 की घात 6 लिख सकते हैं ना अपन ऐसा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इतना विश्वास रखो, शब्दों को मेरे ढंग से सुन लेना आप लोग कि मैंने क्या बोल रहा था बार बार, आधार समान हो, और मैंने ये वर्ड बोला ही नहीं कि क्योंकि घात के अंदर कोई क्लू होता या कोई स्पेशलिटी होती तो मैं बोलता ना बेटा आप लोगों को कि आधार समान होना चाहिए और घातें यूं होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो आप भी अपने दिमाग में हमेशा के लिए कंसेप्ट उठा लो कि बस ऐसी कंडीशन में आधार समान होना चाहिए, घातें कुछ भी हो, घातें कुछ भी हो वो हमेशा अपने को जुड़नी जुड़नी है। अब ये घातें जैसे m का मान, अब देखो अब वापस आ गए, ठीक है साहब, ये 3 की घात 1/2 हो गुणा 3 की घात 1/5 हो। अब आप अगर नियम को ढंग से समझ लिया तो आप ये दिमाग में कि यार ये तो बटे घाते बटे में आ गई, अब क्या करें? अरे आ गई तो आ गई बेटा, भाई सर ने क्या बताया था? सर ने तो बताया था आधार समान है, ठीक है समान है तो घाते जोड़ दो, तो 1/2 m की जगह और ये n की जगह 1/5 लिख दिया अपन ने, तो बात खत्म। जो है जैसी स्थिति है, यहाँ पे ये होता 3 की घात हाथी और 3 की घात घोड़ा, तो कुछ नहीं बात, अपन तो आधार समान है 3 आ रहा है तो 3 की घात हाथी प्लस घोड़ा अपन तो लिख देते, बात खत्म। अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना, कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर है। तो कुल मिला के चाहे से कुछ भी हो, माइनस में होती तो माइनस में भी अपन कर लेते हैं, कहने का मतलब ये कि बटे में तो बटे में। अब समस्या जो टिपिकलनेस बढ़ती जाती है क्वेश्चंस की, क्या भाई यहाँ पे था 3 और 3, हाँ जोड़ना आता है, यहाँ पे था 3 और 2, 5 फटाक से जोड़ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत कंसेप्ट में दिक्कत नहीं, इस कंसेप्ट से तो आप यहाँ पहुंच गए हो। अब बेटा बस ठीक है कि अब ये सिचुएशन आ गई, अब ये तो क्या करा, ऑपरेशन कौन सा करना है आपको, तो प्लस करना है। अब ठीक है, सिंपल होता था सिंपल प्लस कर दे, अब ये बटे रेशनल नंबर्स आ गए। अब आ जाओ वापस पूछे पुरानी उस चैप्टर पे, रेशनल नंबर आ गए थे, यानी अब इसको रेशनल नंबर्स को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है आपस में, तो क्या करोगे, वो एलसीएम वाले कंसेप्ट को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अब ये कि 1/2 प्लस 1/5, हाँ भाई इसका एलसीएम यानी वही लघुत्तम लेकर के अपने, ये पे 5 दूनी 10 लघुत्तम आ गया, 2 पंजे 10 तो 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10 तो 2 एकम 2 यानी 7/10। तो आप बेटा इसको क्या लिख दोगे, 3 की घात 7/10 ये लिख। अब समस्या घातांक नियम की समस्या थोड़ी थी, अगर किसी को एलसीएम ढंग से नहीं लेना तो वो तो वहां की समस्या है, पर वहां के लिए फिर वो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं एलसीएम,
हमने लघुत्तम का कंसेप्ट अपना क्लियर है कि नहीं है, महत्व समझ का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, वो तो वहाँ की बात है, तो वो सीखा जाएगा। अब कई जिनको एलसीएम आता है उसके बाद पकड़ में आ गई होगी। और पर मैंने क्या वादा किया था कि अपने को तो बेसिक करना है। हो सकता है कि मेरे किसी एक बच्चे को 10th में उसके 100 में से 100 आए हो मैथ्स में, पर अब भूल गया वो एलसीएम लेना। तो एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, क्यों इसी चीज इसी पे रह रहे हैं, पर यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो ताकि एक एलसीएम का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या, इसी के जैसे मान लिया बेटा 3/4 प्लस 5/2 है, इनका एलसीएम लेना है। अभी शॉर्ट में बाद में कभी एलसीएम के ऊपर अलग से अपन क्लास लेंगे, तब अपन बात करेंगे। पर यहाँ पे भी ये सर ने फटाक से क्यों लिख दिया, तो सिंपल बेटा हर देखो दोनों की, एक 4 है एक 2 है, एक 4 है और एक 2 है। तो तुमने एक चीज की होगी, अभाज्य गुणनखंड, एक शब्द नाम सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं घातांक से अ, चलो एक बार यहां तक की चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तो अपन पहले नियम की ही बात कर रहे हैं, और ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अभी इसी चीज को करते करते, अभाज्य गुणनखंड। और संख्याओं के रूप तो अपन अलग अलग तक है, एक वर्ड और होता है, ये गुणनखंड की तो बात की बात है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसको तो अभी साइड में रख देते हैं, पहले पहले अपन बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। टॉपिक अपने को दिमाग में ये रखना कि अभी केवल इसको डिस्कस, पर वो सिचुएशन आ गई और वो सिचुएशंस आपने को फेस करनी पड़ती है, तो अपन बात है अभाज्य संख्या। नाम सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा, सुना होगा ना, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से या खुद से ही डिवाइड होती। मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को बोर्ड पे, नहीं, दिमाग में रखना या बैठना चाहिए आप लोगों को। ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग जाता हो, एक का तो सब में ही जाता है, और केवल खुद का भाग जाता हो, मैंने क्या शब्द बोला, स्वयं से विभाजित होती हो, और एक से विभाजित, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती, अभाज्य संख्याएं कहलाती। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं, ये अभाज्य संख्या है क्या आपको? सर आपने अभी तो बताया कि जिसमें एक का भाग जाता हो, जा रहा है, और खुद का भाग जाता हो, जा रहा है, ये तो अभाज्य हो गई ना। नहीं बेटा, इसमें एक का और खुद का यानी स्वयं का भाग तो जा रहा है, एक का और 6 का तो जा रहा है, पर बेटा इसमें तो 2 का भी जा रहा है, इसमें तो 3 का भी जा रहा है, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो अब बात समझ में आ गई, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्योंकि इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का, और मैंने परिभाषा में क्या बोला आपको, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, तो इसका मतलब आपके दिमाग में जहन में बैठ जानी चाहिए थी, एक और खुद का जाना चाहिए, तो इसमें तो एक का और 6 का, पर इसमें तो 2 और 3 का जा रहा है, और सर ने क्या बोला था, एक और 6 के अलावा इसमें और किसी का जाएगा तो अपन इसको तो अभाज्य नहीं कहेंगे, इसलिए इसको अभाज्य नहीं कहेंगे। बस ये चीज, अगर ये मेरी लाइन तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो बस सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी कॉपी के अंदर उदाहरण अपन खूब लिख लें, 2
अभाज्य है क्या? है भाई। 3 अभाज्य है क्या? है भाई। तो 3 और 1 के अलावा देख लो किसी से और से भाग जाता है कैसे। 5 अभाज्य है क्या? है। 7 9 है क्या? 3 का उड़ जाता है ना बेटा, 1 का भी जाएगा 9 का भी जाएगा, पर 3 का भी जा रहा है इसलिए 9 नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 13 17 ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी देखो, इसमें एक और खुद के अलावा और किसी का भाग जा रहा है क्या? तो ये कंसेप्ट आपने दिमाग में, वो ऐसी संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्या। ये चीज सब लोग वो आप इसी के साथ यहीं डाल लेना अब नंबर के अंदर ही। ये चीज मेरे को अभाज्य वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वहां पे अपन ने इस्तेमाल किया था अभाज्य। तो क्या होता है बेटा, एलसीएम की जो मैं बात कर रहा हूं, छोटी क्लास में आपने देखा होगा ना, मान लिया 20 और 18 और लेते हैं। ये दो नंबर दे रखे हैं 49 और 63। इसका क्या लेना आपको? लघुत्तम लेना। क्या लेना बेटा? लघुत्तम। क्या बोलते हो जिसको? एलसीएम। ये चीज क्यों डिस्कस करनी पड़ रही है मुझे? क्योंकि वहां पे अपन ने घातांक नियम पढ़े थे, घात में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, परिमेय संख्याओं का जोड़ या जोड़ या बाकी जो भी अपने पास आ रहा था उसको अपने को करना था, तो अब वो करे कैसे? तो उसमें लघुत्तम लेना पड़ता, तो लघुत्तम भी अपन हाथ के हाथ दिमाग में बिठा लेते क्या होता है। वो फिर डेप्थ में जाना होगा तो देखेंगे बेटा। अभी तुम्हारा कोई टेलीग्राम टेलीग्राम क्या क्या चलते हैं, वो ऐसा कोई चैनल बना करके उसमें तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो डाल दिया करो, ताकि मैं क्लास लेते वक्त उनको दिमाग में बिठा लूँ कि कोई कंसेप्ट में कि सर ये चीज़ होती है तो क्या होती है, तो उन चीज़ों का मैं ध्यान रख लूँ। ठीक है ना बेटा? इस चीज़। तो बेटा ये 49 और 63, अब इसका क्या लेना अपने को? एलसीएम लेना, लघुत्तम। तो अपना तरीका क्या होता था? ये 49 और एक 63 आपने ये करने थे। शब्द खूब सुना हुआ, सबका सुना हुआ कि अभाज्य गुणनखंड करने। तो वो अभाज्य शब्द पे मैं बार बार किस लिए आ रहा हूं कि ऐसे नंबर से, मतलब इनको तब तक डिवाइड करना है कि जो नंबर्स है ना जो बचे वो सारे क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अब देखो इसमें किसका जाता है? 2 का नहीं जाता। छोटे से नंबर से शुरू करते हैं भाई। 3 का, 3 का जाता है क्या? 3 का भी नहीं आता। 4 का भी नहीं जाता। 5 का भी नहीं आता। 6 का भी नहीं आता। 7 का ही आता है भाई। सातों सातों 49। फिर ये 7 आ गया। फिर बेटा 7 का ही आता, तो 7 एकम 7। और पूर्ण अभाज्य गुणनखंड कब कहलाता है? जब आपका शेषफल में एक आ जाए, मतलब एंड में एक आ जाए। इसका 3 का जाता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है, 3 सत्ते 21। अब जा ही नहीं रहा, 3 7 का जाएगा, 7 एकम 7। अब आप देखो ये जो आ रहे हैं जिससे ये भाग दिया है, ये जिससे भाग दिया, ये चीजें क्या कहलाती हैं? इनके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड वर्ड क्या काम में लिया था अपने? गुणनखंड। यानी 49 था, 49 को क्या लिख रहे हो आप? 7 गुणा 7। गुणन और खंड यानी टुकड़े, यानी 49 के आपने टुकड़े कर दिए, इसलिए इसको कहते हैं गुणनखंड। और अभाज्य क्यों कह रहे हैं बेटा? देखो 7 और 7 जो दोनों संख्याएं वो अभाज्य है कि नहीं? अभाज्य है कि नहीं? इसमें 7 और 1 के अलावा और किसी का तो भाग नहीं जाता। तो कहने का मतलब मेरा ये, या 63 है, 63 के बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7। गुणनखंड 63 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 7। गुणन है और खंड यानी टुकड़े हो गए एक, 3 टुकड़े अपन ने 63 के ऐसे कर सकते हैं अभाज्य रूप में। तो देखो 3 3 और 7 अभाज्य है, संख्याएं हैं। अब इसका क्या लेना था अपने को? मैंने क्या बोला था? 49 और 63 का लघुत्तम लेना। कहने का मतलब मान लिया कि आपके पास ये होता 3/49 और 3/49 और 1/63, इसको जोड़ो।
तो मैंने आपको क्या लिखा था बेटा कि 49 और 63 के उस समय मैंने बात की थी 49 और 63 के भाई एलसीएम लो। तो ये मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम के लिए मेरे को कैसे आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। ऐसे करके मैं इस सिचुएशन में पहुंच गया, इस स्थिति में पहुंच गया। अब लघुत्तम में क्या करते हैं? तो लघुत्तम में बेटा सबसे पहले तो देखो कि दोनों चीजों में कॉमन क्या है। कॉमन है यानी समान क्या है, ठीक है। जैसे इसमें एक बार साथ आया, इसमें भी एक बार साथ आया, तो एक जोड़ा तो ये बन, इसमें एक साथ है, इसमें और दूसरा साथ नहीं, तो जोड़ा बन ही नहीं रहा इसका। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसका भी जोड़ा नहीं। तो इसका जो एलसीएम लिखा जाएगा ना, एलसीएम क्या लिखा जाएगा इसका, 49 और 63 का। तो जो जोड़ा बनता है ना, तो जोड़ा किस चीज का ना, बस केवल उसको एक, उस नंबर को एक बार लिख देना, यानी क्या हो गया बेटा 7। ये जोड़ा बन गया ना, एक जोड़ा बना, ये तो अपने लिख दिया 7। फिर गुणा का चिन्ह, फिर जो कचरा बच रहा है, एक 7 बच गया, ये लिखो 7 उसको। फिर एक 3 बच गया, ये लिखो 7। फिर ये वाला 3 भी बच गया, लिखो 7। सातु सातु क्या हो गया 49, और 3 तिया 9। अब 9 से गुणा कर लो, 90 90 81, 9 चौक 36, 36 और 8, यानी इसका लघुत्तम क्या आ गया 441। देख लेना, करके देख लेना बेटा, चेक कर लो, ठीक है 441। अब बेटा आपको ये देखना है, ये 441 आ गया, इस टाइप से आपको ये अभाज्य गुणनखंड कर। अब यहां पे आते हैं कि वे क्या करते हैं। अब जो ये एलसीएम ले लेते हो ना, अब देखो पहली संख्या कौन सी टकराई आपसे, 3/49, इसका हर कितना है 49, और इसका लघुत्तम क्या है 441। तो इस लघुत्तम में हर का भाग देके देखो, तो 49 का 441 में कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। कॉमन सेंस की बात है कि ये एक कॉमन था, तो यानी अब क्या, ये जो बचा हुआ इसका आएगा, और इस पर कितनी बार जाएगा 7 बार। तो 441 में 49 का कितनी बार गया बेटा 9 बार। तो जितनी बार भाग जाता है ना, उसको इसके अंश से गुणा कर दो। अंश में कितना 3, और कितनी बार गया 9 बार, बस लिख दिया। फिर ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब वही काम, वापस वही चीज, 441 को 63 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। इस 7 को किससे गुणा करेंगे, जो अंश में क्या है इसके 1 है, ये लिख दिया। अब क्या लिखोगे बेटा, नोतियां भाई कहना मानो इसका। अब तो क्या हो रहा, 3×9 = 27, प्लस 1 × 7 7 बटे 441, 27 और 7 34 बटे 441। ये क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया। ये एलसीएम लेने का तरीका। अब कहने का मतलब ये कि बेटा तरीका अगर समझ में आ गया एलसीएम लेने का, तो यहाँ पे हर में कुछ भी हो ना, छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, अपने क्या फर्क पड़ना है, अपने को तो गुणनखंड करने हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 50,000 भी होता, 3/50,000 भी होता, तो 50,000 के गुणनखंड अपन ऐसे करते नियम को। तो ये नहीं अरे यार इतना बड़ा गुणनखंड आ गया, क्या इतनी बड़ी संख्या आ गई, अब कैसे करें, कुछ नहीं करना, तो वही है, ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फिर कॉमन देखना है, ये चीज करना। चलो इस चीज पे कभी और बातें नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन में पहुंच गए बेटा अपन। एक एग्जांपल के तौर पे अपन इसका क्या देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हो,
एक नियम, ए की घात m बटे ए की घात n, क्या ए की घात m बटे ए की घात n हो, बिल्कुल इसके अंदर भी वही, आधार समान हो और यूं बटे के रूप में लिखा हुआ, तो क्या कर, क्या बोल रहा हूं मैं, आधार समान हो और यूं बटे के रूप में लिखा हुआ है तो क्या करना, तो नियम है तो ये एक बार तो याद रखना ही पड़ेगा, तो यानी क्या लिख सकते हैं, ए की घात m माइनस n, कि आधार समान हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाती है और ये रिजल्ट आ जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं यूँ लिख देता हूँ कि दो का एक एग्जांपल लेके चलते, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 5 माइनस 3, क्यों, देखो बेटा ए की जगह 2 है, m की जगह 5 है, ए की जगह 2 है, n की जगह 3 है, ए की घात यानी 2 की घात, m की जगह 5 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, n की जगह 3, यानी 2 की घात 2, और इसको और आगे वही 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, अपना रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही, तो बेटा आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर, चलो अभी नहीं बोलूंगा उस चीज, जो रूल्स इनके अकॉर्डिंग पढ़े थे कि पावर में अब चाहे रेशनल नंबर हो, मतलब कि परिमेय संख्या हो, बटे में हो, घातें वगैरह, तो वो ऐसे कैसे, मान लिया ये होता 2 की घात 3/7 और ये नीचे होता 2 की घात 1/2, तो क्या लिखते, 2 की घात 3/7 माइनस 1/2, फिर वही एलसीएम वगैरह लेके हल करते, बात समझ गए, क्योंकि इसलिए मैंने इस चीज पे इतना टाइम दिया था कि इसमें कैसे तो मतलब अब कैलकुलेशन की सिचुएशंस कैसी भी आ जाए बेटा, आपको सॉल्यूशन तो आपको जो प्रोसेस है वो तो वही फॉलो करना है कैलकुलेशन का, ठीक। अब एक चीज अपन बात करते हैं, जैसे किसी भी आधार की घात ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक अगर बनानी है तो इसको 1/, की फॉर्म में, एक की घात माइनस m थी ना, तो इसको 1/, है, या यूं होता कि 1/, की घात -m है, तो यानी ऊपर आ जाता है ये 1 की घात प्लस है। इतनी बात समझ में आ रही, कई जगह बुक्स में ये लिख देते हैं कि जैसे ये वाली सिचुएशन बता देना, तो यार कि क्योंकि दिमाग में आप लोगों ने मेरे से पूछा ही नहीं, अब निश्चय के अभी तो पूछने का कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सर ये एम में से भाई आधार समान है तो ये ऊपर क्यों गया, माइनस हो गया, ये नीचे क्यों नहीं आया, ये आना चाहिए ना, सवाल तो दिमाग में आ सकता है, आ सकता है बेटा, मैंने नहीं बताया ना, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते ऐसे कि ये नीचे नहीं आ सकता तो मैं आपको बता देता, ये वर्ड वापस मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए तुमको बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो कि कोई जो चीज मैं बोल दी है ना तो समझ लो वो फाइनल नियम है वो उसका, मैंने नहीं बोली तो आप स्वतंत्र हो उसको कैसे भी तोड़ने मरोड़ने के लिए, कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 1 की घात m/1 की घात n, तो 1 की घात m माइनस n है ना, और ये फिर मैंने यो नहीं बोला कि क्यों तुम्हारा दिमाग ऐसा कि ये नीचे नहीं आ सकता था, कि ये ऐसे ऊपर ही क्यों गया, आ सकता है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं कि नहीं आ सकता, इसका मतलब आ सकता, नहीं आ सकता होता तो मैं जरूर बोलता, मीन्स अब देखो इसी चीज, ये चीज मैंने फिर इसलिए बताई, देखो क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह लिखा होता है इफ m इज ग्रेटर देन n, जब ये इस लॉ को लिखते हैं ना कि m बड़ा होना चाहिए n से, ताकि ये मतलब क्या होगा कि m में से ये बड़े में से छोटा माइनस होता है, इसलिए यही ऊपर गया, ऐसा कुछ नहीं, आपने तो क्या कि ऊपर ही ले जाना तो अपन तो ऊपर ही ले जाके रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है या n बड़ा होता तो ये n माइनस m नीचे आएगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखो इन जी अगर जब जिसको ये चीज क्लियर होगी तो अब देखना, मान लिया 2 की घात 3 होता और 2 की घात 5 होता, यहाँ पे तो m बड़ा यानी बड़ी ऊपर वाली संख्या की घात और नीचे वाली संख्या की घात से बड़ी है तो ये ऊपर चला गया, तो अब इसमें 2 की घात 3 माइनस, मैं तो वही नियम करूंगा भैया, मैंने तो जो यही पढ़ाया है मेरे बच्चों को, तो 3 की घात, तो ये क्या हो गया बेटा 2 की घात -2 हो गया,
हो गया ना भाई। 3 में से 5 गए तो कितने बचे? 3 - 5 कितने होते हैं? सर 3 में से 5 जाते ही नहीं है। इस चीज में अपन बात करेंगे, पर अभी देखो 3 प्लस का 5 माइनस का है, तो माइनस के 2 पावर आ गई। ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई बेटा? 2 की घात -2, ये इस रूप में क्रिएट हो गया ना कि ए की जगह तो क्या आधार कितना 2 और माइनस की जगह माइनस और एम कितना 2, तो इसको कैसे लिखते हैं 1/2 की ए की घात एम, यानी इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की घात 2, ये सिचुएशन आ जाएगी। और इस चीज को मैं यूं भी कर सकता था क्या? क्यों? क्योंकि अब यार बड़े वाली नीचे है, तो इसको यूं लिख दे मैं 2 की घात 5 -3 n माइनस एम लिख देता मैं, ये m माइनस एन था। अब ये बड़ा तो क्या लिख देंगे, ये नीचे आ जाएगा तो n माइनस एम, तो 5 - 3 यानी कोई फर्क पड़ा क्या बेटा रिजल्ट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर अपन क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस पाले अपने दिमाग के अंदर? सिंपल सी बात है यार, सर ने बताया नहीं, तो कंसेप्ट तो ये है कि ऊपर किसी को भी ले जाओ, चाहे को भूल भी जाओ कि और बड़े को ऊपर ले जाना था, बड़े छोटे को ऊपर ले जाना था या छोटे को ऊपर से नीचे लाना था, कुछ नहीं। जैसे भी सिचुएशन आएगी आप तो जो कर दिया आपने, तो नियम के अकॉर्डिंग कर दिया। उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करते चले जाओगे तो आपको अपने पता चल जाएगा क्या करना था। अपने को रूल सारे एक साथ याद होने चाहिए दिमाग में, तो अपने आप को कैलकुलेशन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए मैंने आपको बोला ही नहीं वो चीज़, क्यों क्यों एक अलग से चीज़ अपन को याद रखनी। समझ में आ रही है बेटा? इस चीज को थोड़ा ध्यान। ये क्या लगाया बेटा मैंने? ए की घात 0, ए कुछ भी हो सकता, वो क्या होगा 1 होगा। ए की घात 0 क्या आएगा आपके पास 1। ए क्या आधार और घात 0, तो किसी भी आधार की घात अगर 0 हो तो आंख बंद करके 1 लिख दो। अब आपको ज्यादा सोचे, मैंने वर्ड क्या बोला है, कोई आधार कुछ भी हो और घात 0 आ गई तो 1 लिख दो। तो अब आपके दिमाग में कि सर ये 5 की घात 0 हो या 1/4 की घात 0 हो या -2 की घात 0 हो या सर √2 की घात 0 हो या सर 1000 की घात 0 हो, इन सब में क्या होगा? सब में 1 ही आएगा क्या? हाँ बेटा 1 ही आएगा। क्योंकि कोई स्पेशलिटी कोई कंडीशन लागू होती है इस कंसेप्ट के ऊपर तो मैं बोल देता आपको। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक शब्द बोल दिया कि किसी भी दुनिया में कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 लिख दो आंख बंद करके। चाहे से धनात्मक हो, बटे में हो, माइनस में हो, अपरिमेय रूप में हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप तो आंख बंद करके 1 लिख दो, ये दिमाग में बिठा दो। तो अब आपके दिमाग में, क्योंकि सिचुएशंस करके कैलकुलेशन करते वक्त कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है बीच में, अब कि 2 - 3 की घात 0 और ये अरे यार ये 3 की घात 0, सर ने 3 की घात 0 तो 1 होता था, ये माइनस में आ गई तो माइनस की भी घात में, या 1/7 आ रहा है, 1/7 की घात 0 है, तो नहीं बोला ही नहीं अपन ने कि कुछ भी हो, जब भी घात 0 दिख जाए बस सीधा 1 लिख देना, तो बस 1 लिख देना। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, तो सर समान आधार की तो बहुत बात कर ली, अलग अलग आधार हों। अब क्या लिखें कि ए की घात m हो और b की घात n, ए की घात m हो b की घात n, आधार समान है क्या? नहीं, तो क्या लिखूं? कुछ नहीं लिख सकता मैं, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं होता कि आधार समान हो और फिर कोई गुणा हो रहा हो।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे नियम में तो बना नहीं जा सकता, इसका रिजल्ट तो आएगा यदि आपको ए और बी के मान मालूम हो और एम और एन के मान मालूम हो, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। पर जैसे ये नियमों में बांध दिया अपन ने, ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा नियम लिखा नहीं जा सकता। जैसे मान लिया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, तो ए की जगह 2 दे रखा है, एम की जगह 3 दे रखा है, बी की जगह 3 दे रखा है और एन की जगह 2 दे रखा है। तो बेटा इसका कुछ भी नहीं बन सकता, नियमों के अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकता। हाँ, रिजल्ट निकालना है, प्रसार तो मैं कर सकता हूँ इसका। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका कंप्लीट हो गया। फिर ये वाला गुणा आ गया, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, बस। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 72 आ गया। रिजल्ट लिख सकता हूँ, पर कोई नियम बना लूं ऐसा ताकि देखते मैं पुट करूं और आंसर निकाल दूं? नहीं, संभव ही नहीं। वो आपको ऐसे ही करना है यूं। तो आपके दिमाग में क्या हो गया? हमेशा क्या किया कि आधार अलग अलग हो और तो उसका कोई नियम तो नहीं होता कि वो प्रसार करके ही निकले। ये चीज क्लियर है? ठीक। तो क्या बेटा बोर्ड का यूज सीख रहे हैं ना, है ना? इसलिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ दिनों बाद तो मैं भी लाल पीले करने लग जाऊंगा तुम्हारे कि ये कलर ये कलर। ठीक है, ओके बेटा। ए बटे बी की घात एम, कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है ए और बी और उसकी घात एम। इस ए और बी से घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है कि ये आलू और ये प्याज है, आलू और प्याज, आलू बटे प्याज की घात ये एम है, कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको यूं अलग अलग लिख सकते हैं, ए की घात एम और बी की घात भी एम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलग घात लगा दो, उसके अलग घात लगा दो, क्या दिक्कत है? और जो कैलकुलेशन आएगी वो कर लेंगे। जैसे आपके पास यूं हो 2/3 की घात 3 हो, तो इसको कैसे करेंगे? 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अब 2 की घात 3 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। 3 की घात 3 क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 8/27। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए कि यार ए गुणा बी की घात एम हो, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई और उनकी घात एक ही दे रखी हो, तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं बेटा। ए की घात ए की घात एम और बी की घात एम, यानी दोनों नंबर्स की अलग अलग घातें लगा दो। तो जो जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा यूं लिखा हो 2 गुणा 3 की घात 3, तो इसको क्या लिखोगे? ए की जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 की घात 3 गुणा का चिन्ह 3 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 3 का मतलब 27, 216। ये बात क्लियर है सबको? हम्म? तो बेटा ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना। तो आज की क्लास के अंदर अपने घातांक नियमों को पढ़ना है, क्योंकि ये अपनी कैलकुलेशंस के अंदर बहुत काम में आने वाले हैं। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब तक इन चीज़ों की क्लियरिटी नहीं रहेगी, आपको एलसीएम वगैरह या एचसीएफ वगैरह इनकी क्लियरिटी नहीं रहेगी, तो कैलकुलेशंस, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी बेटा कि अपन एक सिचुएशन पे तो पहुंच जाते हैं, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, पर जब उन नियम कायदों के अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पे आते हैं कि जहां आपको एंड में तो कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होता है, क्योंकि वहां तो ए बी सी डी के अंदर आंसर लिखा हुआ है।
अंकों में, तो वो कैलकुलेशन, तो वो जब तक ये पार्ट नहीं हुआ तो क्या अपना, हाँ थ्योरेटिकली अगर अपने को डिस्क्रिप्टिव पेपर करना होता तो हाँ भाई स्टेप्स के नंबर तो मिलेंगे, पर वहां नंबर किसके मिलेंगे कि जो रिजल्ट आया है उसी के नंबर मिलेंगे अपने को। तो इसलिए अपने को क्या इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको रब करता हूँ मैं। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे, एक तो आपको क्या करना है, पहला ये आप मान लो होमवर्क, 10 तो एलसीएम निकालने हैं आपको। मतलब 10 एलसीएम कैसे कि अपने मन से कोई भी संख्या लिख लेना, जैसे ये लो, ये दो संख्या लिख दी मैंने, तो अब इसका एलसीएम निकालना, ठीक है, लघुत्तम निकालना। ऐसे 10 संख्याएं आपको लिखनी, मतलब 10 जोड़े लिखने हैं आपको, और आपको एलसीएम निकालना। अब निश्चित है कि सबके अलग अलग होंगे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी प्रैक्टिस तुमको करनी है। ये नियम से मैंने जब कल बात की थी कि बेटा 1 घंटे आपको डेली देना है, मीन्स देना है, तो कहने का मतलब 10 तो एलसीएम निकालना है और 10 ही एचसीएफ निकालना है। मतलब जो संख्या लिखोगे ना 10, उन्हीं के तो एलसीएम निकाल लेना और उन्हीं के एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको तो क्या बोलते हैं एलसीएम को, तो लघुत्तम, और इसको क्या बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 10-10 सबको निकालना है ईमानदारी से। मैं देखने नहीं आ रहा हूँ बेटा, और ऊपर वाला तो देख रहा है कि अपन कितना फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बेटा 10-10 तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गई होगी सर एलसीएम तो थोड़ा बहुत आपने करने की कोशिश की है, पर एचसीएफ की तो बात ही नहीं की, है ना। चलो अभी एक एचसीएफ जाते जाते मैं आपको और करके बता दूंगा यहाँ पे, है ना, ताकि जिनको वास्तव, मैंने क्या कहा था, मेरे लिए तो वो हर अंतिम बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं आता, बाकी निश्चित होती है कई लोगों को आता होगा, बहुत बढ़िया बात आता है, तो ठीक है बेटा। तो एक तो आपको 10-10 एलसीएम और एचसीएफ निकालने, अपने मन से कोई सी भी दो दो संख्याएं रख के, ठीक है। ये तो दो दो संख्या हो गया। एक बेटा आपको पांच 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 एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं, 3-3 संख्याएं रख के। 3-3 का मतलब जैसे 15-21 था, अब 5-21 के, जैसे 15-21 और कुछ भी नहीं है, ये लो, या 27-60, ये 3 संख्याओं के एलसीएम निकालने, और ऐसे 3 संख्याओं के एलसीएम निकालने, समझा, यानी 15 क्वेश्चन हो गया। 15-15 कितने हो गए, 30 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है किसी के 10 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है किसी के आधा घंटे में हो, पर करनी है। और अपने को इस चीज को रिवाइज करना मन में, मत ढूंढना नोट्स वगैरह कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। अपने को तो दिमाग में ये चीज बिठाने, वो सब मिल जाएंगे तुम्हारे को, ये जो सिस्टम से पूरा है ना, ये सारी चीजें सब कुछ मैं अपनी बना के, और अपने बेटा हाथों से बना के दूंगा। क्योंकि जिस चीज में मेहनत की हुई होती है ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। वो यूं नहीं कि एक टाइपिस्ट बिठा दूं देखते नहीं, लेकिन जो भी चीज करना चाह रहा हूँ मैं मन से करना चाह रहा हूँ। इस चीज को इसलिए ध्यान में, तो बेटा आपको नहीं कहा, आपको तो केवल सीखना है। ये परेशानियां बिल्कुल छोड़ दो, दिमाग की निकाल दो आप, तो ये, तो बेटा एक तो ये एलसीएम और ये एचसीएम, ठीक, दो चीजें चाहिए। फिर यहाँ पे अपन ने घातांक के 7-8 नियम लिखे थे, 7-8 नियम लिखे थे ना अपन ने।
इन घातांक नियमों के आधार पे, मतलब तीसरा होमवर्क, तीसरा क्वेश्चन, आपको इसको यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए, या इधर भी जो अपने दो ए बटे बी अपने मन से कोई भी तीन तीन उदाहरण आपको करने। जैसे इसका एग्जांपल ले, हाँ भाई आपने ये लो, ये एक हो गया सब, 5 की घात 5, ये एक हो गया, समझ में आ गई ना बात। ऐसे 7 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये ठीक है, ये आपको करना है, इन सबके करना, बहुत जल्दी हो जाएंगे बेटा, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक, ये चीजें आपको करनी। अब आपके दिमाग में आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर ये बस आधार ये 2 बार ही नहीं, बेटा मैंने कुछ बोला क्या, बस ये नियम बताया था, ओके। बेटा बाय द वे ये ए की घात एम, ए की घात एन, ए की घात एल, ए की घात के, कितना ही हो ना, आधार समान है, घाते हैं कुछ नहीं, मारो आप तो, ए की घात एम प्लस एन प्लस एल प्लस के, और भी घात वो होती है और वो करते अपने जोड़ते चले जाते। बात समझ आ गई, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में इस तरह से बैठे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस होता कि नहीं बेटा तीन तीन आधार समान हो तो अपन नहीं कर सकते, तो मैं बोल देता यहाँ पे आपको, मैंने नहीं बोला तो आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन राइज ही नहीं होना चाहिए कि यार वो 3 पे होगा कि नहीं होगा, 4 पे होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं बोला तो इसका मतलब होगा, कहने का मतलब जैसे यूं हुआ 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। हाँ भाई रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं, 2 की घात 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 2 की घात 3 2 5 6 3 9 9 और 5 14, खत्म बात। मेरी बात समझ में आ गई। इसलिए फेमिलियर हो जाओ कि मैं क्या शब्द बोलता हूं, उन शब्दों का क्या महत्व है। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है बेटा कि जो बोल दिया बस उसको ध्यान कर लो, और जो नहीं बोला तो समझ लो कि फिर वो नहीं है, तो फिर आप स्वतंत्र हो जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे यूं बोला ही नहीं कि बेटा 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, कुछ दिक्कत आती है नहीं हो सकता, मैं बोल देता करो था, मैंने बोला ही नहीं, तो इसका मतलब सही है, सर ने 2 का भी लिखा, अगर यहाँ पे 50 बार भी आधार समान होता और घाते होती तो अपन तो जोड़ना ही जोड़ना था, बीच बस बस गुणा का चिन्ह होना चाहिए। इसको कहते हैं बेटा फेल। आप सोचो कि सर कहीं गलती से छूट जाए, संभव ही नहीं है छूट जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है छूट जाएगा कि कोई नियम इस बीच में आवे और मैं अपवाद हो और मैं आपको नहीं बताऊं, इसलिए तो इससे क्या होगा, आपका तेजी से माइंड मैथ्स के लिए खुलेगा, इस पर वो विश्वास कर लोगे तब, नहीं तो फिर हमेशा डाउट में रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये 3 नंबर लिख दिए बेटा मैंने, 15 20 और 100, मैंने 3 संख्याओं के भी लघुत्तम दिए ना, 3 संख्याओं के लघुत्तम, काम वही करना है, लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है, सर ने क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड करने जिस संख्या का निकालना हो, ठीक है 15, ठीक है 20, ठीक है 100, 3 का जाता है 3 पंजे 15, 5 2 का जाता है 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, शेष पर ये, फिर 2 का जाता है 50, 2 का जाता है 25, 5 का जाता है, ये आ गया सब में शेष पर एक आ गया। अपन क्या बात कर रहे हैं, एलसीएम की, तो 15
15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 3 गुणा 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, ठीक है। और 100 का क्या हो गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 3 आ गए ना। सर ने एलसीएम का तरीका क्या बताया था, पहले तो देखो कि कॉमन क्या है, तो उसमें 2 में कॉमन देख रहे थे, अब 3 संख्याएं हैं तो 3 का कॉमन देखेंगे। समझ आ गई बात। नियम कभी यानी 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, तो बेटा एक तो ये 5 का जोड़ा हो गया, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो आगे समझ लो मतलब ही नहीं है। फिर इसमें भी 3 होता और इसमें नहीं है तब भी छोड़ देते नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें 2 नहीं है तो अब भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन निकलना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी। और फिर इसमें भी 2 और एक 5 ये बचा हुआ है, पर ये वो और कहीं 3, दोनों में 5 नहीं है क्यों, कॉमन यही। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा ना बेटा, वो एलसीएम पता क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम ऑफ दिस विल बी, एक तो 5 कॉमन है ये तो लिख दिया, गुणा इसका ये 3 बचा हुआ है लिख दिया साहब, इसके ये 2 गुणा 2 बचे हुए हैं लिख दिया साहब, इसके ये 2 गुणा 2 गुणा 5 बचे हुए हैं, अब इन सबको गुणा 5 या 15 30 30 60 60 120 120 और 240 और ये कितना हो गया 5 1200, ये इसका एलसीएम देख लेना मल्टीप्लाई करके, ये ऐसे तो 3 वाले निकाल लोगे। ओके, अब मैं इसी 3 वाले का ही एचसीएफ भी बता देता हूं आपको कि एचसीएफ क्या, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ सॉरी, वो क्या बेटा कि तीनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा पता है 5, बस खत्म बात। एलसीएम का तरीका मिल गया, और एचसीएफ में क्या वही अभाज्य गुणनखंड तो एचसीएफ निकालने के लिए भी करने पड़ेंगे आपको, बट देख लो तीनों में कॉमन क्या है 5 ही कॉमन आ रहा है, तो बस वो 5 ही आंसर हो गया। और कोई 2 नंबर ऐसे आ जाएं कि जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा हो, क्या बेटा कि कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा हो, तो जैसे यहां पे तो एचसीएफ आपको 1 लिख देना, जैसे मान लिया कि 3 और 5 या 3 और 8, 8 बन गया तो अब 8 ही सही, तो 3 और 8 इसका एचसीएफ क्या हो गया, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, प्राइम फैक्टर इसका 3 है और इसका क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 के तो क्या हो गए 3 का तो 3 ही रहना, और 8 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या हो गया कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 1। तो हमेशा यही ध्यान रखो जब भी, अब ये 3 पे आ गया मत करो 4 नंबर लिखे, 4 का भी तरीका वो का वही, एलसीएम निकालने का तरीका वही होगा, तो चारों में कॉमन देखेंगे अपन, ऐसे एचसीएफ निकालो तो वही प्राइम फैक्टर तो करने ही करने हैं उसमें कॉमन, तो एलसीएम और एचसीएफ की बात समझेगी कैसे निकाला जाता है, ये इसको आपको इस टाइप से देखो, ठीक है। ओके, क्या बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को, हाँ अब ऐसे आ गया ना बेटा, कि अब जैसे ऐसे सिचुएशन कैलकुलेशंस में ऐसे पार्ट आते हैं कि नहीं, तो क्या हो गया इसका हर ये है, इसका हर ये है, इसका ये है, यानी अब आप उन चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, वही चारों के प्राइम फैक्टर करो फिर वो कॉमन देखो, और ये कहने का मतलब मेरा ही, तो मतलब इस टाइप की सिचुएशन, तो यानी वो जब 4 की भी जरूरत पड़े तो कहने का मतलब ये हो गया
कि आपको एलसीएम और एचसीएफ को कैसे करने हैं। पहले वाज्य गुणनखंड कर लो हर की संख्याओं के, और उसके बाद में उनमें जो कॉमन है तो कॉमन को तो एक बार एक जो चीज कॉमन आ रही है उसको लिख दिया, और बाकी जो कचरा बच रहा हर स्टेप में से वो कचरा ले लिया, काम। ठीक है। चलो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। तो बेटा आपको ध्यान आइए, आपको क्या करना है, बस ये प्रैक्टिस करनी है घातांक नियमों की, और ये कैलकुलेशंस अपने मन से कर कुरा करके जैसा भी है वो प्रैक्टिस करना। एक रजिस्टर ले लेना और उसके अंदर उस चीज़ को करना, फिर बाकी अपन देखते हैं, कल देखते हैं। थैंक यू।